हेलो लीडर्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज सीयूटी 2023 के ओरिजिनल पेपर्स के लेके आऊंगा आपके लिए, जो 12th यूजी लेवल पे हुए थे। तो आज भी मैं उसी में मैथ्स में जो पोर्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो आज मैं उसका एक चैप्टर ले रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सारे बच्चों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट ईयर प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि 2022 में इसके क्वेश्चन ना के बराबर आए थे। और आपको जो एग्जाम में बोला गया है सिलेबस में कि 8 तक का सिलेबस आएगा, तो मैं आपको उसको करेक्ट कर दूं। अब आपको 10 तक का सिलेबस पूरा पढ़ना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो 10th के हैं और उनका पोर्शन भी 10th लेवल के ही आया है। कुछ क्वेश्चन जैसे मैं दूसरे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें 11 12 का भी कुछ पोर्शन है, प्रोबेबिलिटी या दूसरे टॉपिक्स में। तो अपन वन बाय वन, इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सबसे अच्छा तरीका होता है ये जानने का कि हमको किस लेवल पे प्रिपरेशन करना है। तो आज शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। शिफ्ट वाइज लाया हूं। ये पहला पेपर था 21 मई 2023 को, जो पहला पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वहां से शुरू कर रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन आया था, द पॉइंट -2, 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। -2, 3, तो एक थोड़ा सा ब्रीफ याद दिला दूं मैं आपको। x, x डैश, y, y डैश, यहां पर +1 +2, यहां पर 1 2, -1 -2 और -1 -2। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। और आप बोल रहे होंगे कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं सीयूटी 2022 में भी यही क्वेश्चन आया था, इसी टाइप का सीयूटी 2023 में भी आया था। तो अगर एक क्वेश्चन जो 5 मार्क आपको पूरे देके जाएगा, तो अगर उसके कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे तो कुछ जाएगा नहीं आपका। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों होते हैं नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये अगर आपको अब याद रहेगा तो एक क्वेश्चन अगर आपकी किस्मत अच्छी तो आपकी शिफ्ट में आ सकता है। तो -2, 3 कहां पर लाई करता है? माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपका आंसर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। आप समझिए कि एक बहुत बड़े टॉपिक को पढ़ने के बाद भी अगर परसेंटेज या आपने एसआईसीए का टॉपिक पढ़ा, उसके एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, और ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसका भी एक क्वेश्चन आएगा तो नंबर तो पूरे 5 ही मिलेंगे। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि किस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आपको ये सोचना है कि नंबर कहां से ज्यादा लाना है, उससे रैंक आएगी। शुरू करते हैं नेक्स्ट। इफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल दिस एंड सेंट्रोइड दिस। अच्छा, ये जो पोर्शन है ये 10th का है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता देता हूं सेंट्रोइड क्या होता है। एक कोई भी मेरा ट्रायंगल है ABC, जब इनके सारे मीडियंस को ड्रॉ करते हैं अपन, मीडियन को हम समझते हैं जो मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है अपोजिट साइड को। तो जो मीडियन जहां पर मिलती है, जिस पॉइंट पे ये मीडियन इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं G से। ठीक है, पहली बात आपको समझ में है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से। प्लस ये चीज और बता देता हूं, अगर कभी गलती से ज्योमेट्री में या कहीं पे क्वेश्चन आ जाए, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है हमेशा। कौन सा रेशियो में करता है बेटा? 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2 रेशियो किस साइड होता है? वर्टेक्स की साइड में 2 होता है और अपोजिट साइड की साइड में क्या होता है? 1 रेशियो होता है। प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, अगर इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2, ये पूरा प्रूफ है जो आप 10th में पढ़ते हैं x3 y3। अगर ये आपके 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, तो जो सेंट्रॉइड होता है उसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होता है मेरा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। तो उम्मीद है कि अब आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है। मीडियन के इंटरसेक्शन से सेंट्रॉइड बनता है। सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, जिसमें 2 रेशियो होता है वर्टेक्स की साइड में। प्लस मीडियन क्या होता है? जो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3। यहां तक आपको क्लियर है? अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपके बाद इसके बाद कोई मेहनत आपकी बची नहीं है, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे थे 1, 3, तो 1 + 3 + x, जितने भी x कोऑर्डिनेट है 1 3 और x, इन तीनों को सम करा, डिवाइड बाय 3 करा, और यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या था? 11/3। तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, ये 1 + 3 हुआ 4, तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 11 - 4 आंसर कितना आ गया? 7। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन 10-20 सेकंड का था, पर अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो आप इसको अप्रोच कैसे लगाओगे? तो कंसेप्ट पता होना जरूरी है, इसलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करना जरूरी है, ताकि आपको लॉजिक पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मेरे y कोऑर्डिनेट है तीनों, तो 3 + 5
प्लस वाई डिवाइड बाई 3 इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है मेरे पास 16/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 + 5 होता है 8, उधर 8 माइनस हो जाएगा तो 16 - 8 आंसर आ जाएगा 8। अब जल्दबाजी में एग्जाम में ये भी गड़बड़ होती है, कुछ बच्चे इसको 7/8 भी लगा देते हैं, कुछ बच्चे इसको 8/7 भी लगा देते हैं। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपको 8/7 दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है क्योंकि हम जो बाद में याद सॉल्व करते हैं वो हमारे दिमाग में पहले रहता है, तो जल्दबाजी में एग्जाम में 8/7 हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा x, y के फॉर्म में होते हैं। तो ये होगा 7,8, तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, 7,8 सेकंड ऑप्शन होगा। अब आपको समझ में आया कि प्रीवियस ईयर सोल्व करने का फायदा क्या है, क्योंकि इसमें आपको ये पता होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो किस माइंडसेट से ऑप्शन सेट करता है। वो इस ऑप्शन को इस तरह से सेट करता है कि अगर आपने पूरा सोल्व करने के बाद भी हल्का सा भी कॉन्सेंट्रेशन खोया तो आपका आंसर गलत। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कितनी आसान सी बातें हैं, ये भी कोई गलती होती है, लेकिन जब आप पूरा पेपर एक साथ देंगे, आप प्रीवियस ईयर सोल्व करके देखो और पूरा पेपर पूरा टाइम लिमिट लगा के सॉल्व करना, फिर आप देखना आपकी गलती होती है कि नहीं। क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको वो सब चीजें पहले एडवांस में बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आप गलती ना करें। इफ पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है कि लगातार लेना, जहां से शुरू करेंगे वहां से हम लगातार चलेंगे। अगर मैंने ए से शुरू करा तो ए बी सी डी, मैंने ये सारे पॉइंट लिख दिए, ठीक। अब अगर पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी नहीं आती तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा बाइसेट करते ईच अदर। बाइसेट करते ईच अदर मतलब ये जो ओ होता है वो बीडी का भी मीडियन पॉइंट होता है और एसी का भी मिड पॉइंट होता है, दोनों का ही ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों का ही मिड पॉइंट होता है तो फिर मेरे हिसाब से आपको कोई इशू आएगा नहीं। तो ये आपको समझ में आया है कि पैरेललोग्राम का कंसेप्ट क्या होता है, डायगोनल बाइसेट ईच अदर करते हैं, ओ होता है हमारा मिड पॉइंट। जब आपको ये पता है तो उसके बाद आपको सब कुछ पता है, ठीक। तो शुरू करते हैं, मिड पॉइंट निकालना आपको आता है, तो हमको क्या निकालना है, हमको के की वैल्यू निकालना है। तो हम सिर्फ यही वाला लेंगे, हम सब सोल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ कौन सा वाला पोर्शन लेंगे, के वाला। तो के +2 डिवाइड बाई 2, चलो मैं पूरा कर देता हूं आपके लिए। 7 + 8 बाई 2, मैं बीडी की बात कर रहा हूं यहां पर, और यहां पे मैं बात करूंगा एसी की, कॉमा, फिर बनेगा k +2 / 2 इक्वल टू, यहां पर बात कर लेते हैं एसी की, 6 + 9 बाई 2, फिर हो जाएगा 1 + 4 बाई 2 मतलब 5/2। अब आप देखिए ये दोनों सेम ही हैं, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा था, पर आपको एकदम समझ में नहीं आता इसलिए मैंने एक स्टेप ज्यादा लिख के आपको बताई। आपको तो क्या ध्यान रखना था कि आपको ये निकालना है तो आपको सिर्फ ये वाला कोऑर्डिनेट लेना है, और इसमें भी डिवाइड बाई 2 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि दोनों ही मिड पॉइंट है, डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। पर ये सब चीजें आप कब कर पाओगे, ये स्टेप बचाने की प्रोसेस, जब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे। तो आंसर क्या आया, k +2 = 5, k = हो जाएगा 5 - 2 दैट मीन्स 3। अब अगर इसमें आपको कंसेप्ट पता होते तो आप ये कुछ भी नहीं करते, आप मुश्किल से 5 सेकंड में आंसर निकालते। कैसे, देखिए ध्यान से। सर मुझे k निकालना था तो k +2 बाई 2 था, यहां पर क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट था तो मैं यहां पे लूंगा 4 + 1 बाई 2। अब बाई 2 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो k +2 = 4 + 1 मतलब 5, तो k = 5 - 2 आंसर आया 3। बिना कुछ लिखे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, बस आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। ये बात मेरी समझ में, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपको क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये जो एम है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। मिड पॉइंट तो हम समझते हैं, मिड पॉइंट अभी हमने निकाला x1 + x2 बाई 2, और आपको क्या पूछा है, k और p की वैल्यू निकालना है, और k और p की वैल्यू को यहां पर रखना है 2k + 3p में, और उसके बाद आपका आंसर आएगा। मेरी बात आपको समझ में क्या हुआ है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपसे बस मेहनत कराई गई है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो शुरू करते हैं फटाफट। तो k + 7 बाई 2 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो 4 × 2 = 8, 8 - 7 आंसर आ गया 1। आपके लिए स्टेप लिख देता हूं, बाकी थोड़ी प्रैक्टिस आप करिए ताकि आपको स्टेप नहीं लिखना पड़े, आप ये सब चीजें माइंड में करें तो उसी से आपका टाइम बचेगा। 4 - 3p डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 5, तो ये 5 × 2 = हो जाएगा 10। चलो इसको मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि माइनस साइन में हो सकता है आपको कोई इशू आए। अब ये इधर जाएगा और वेरिएबल एक साइड आएगा, साइन भी चेंज होता है यहां पर। एग्जाम में जल्दबाजी में प्लस माइनस साइन का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। तो p = हो जाएगा -2। अब p की वैल्यू पता है आपको और k की वैल्यू पता है। आपसे पूछा क्या है 2k + 3p,
तो इसमें p और k की वैल्यू रखें, तो k की वैल्यू है 1 और p की वैल्यू है -2, तो आंसर आएगा 2 - 6, दैट मीन्स -4। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आंसर हमारा पास कौन सा आया है, -4। ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन बहुत आसान था, पूरे 5 नंबर दे के जाता, पर इसमें वो क्वेश्चन क्यों सेट किया गया है, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो मैं आपको बताता हूं कहां पे गलती हो सकती थी। गलती होने के चांस यहां पे थे। आप अगर एक भी जगह पर माइनस साइन को मिस कर देते जल्दबाजी में, तो आपका 100% आंसर गलत आता। बस आपको वहां पर क्या होता है, जो कंपटीशन एग्जाम होती है ना ऑब्जेक्टिव बेस, उसमें ये ध्यान रखते हैं कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन हो। ऐसा नहीं हो सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी बिगड़ जाए। तो जब दोनों चीजें होती है, दोनों चीजें कम मेंटेन होती है, जब आपका माइंड बहुत कंट्रोल में होता है, वहां पर आप हड़बड़ाहट में नहीं करते क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को बराबर टाइम देते हैं, और जब तक वो क्वेश्चन खत्म नहीं हो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भागते नहीं है। तो ये सब चीजें होती है, ये सब चीजें कहां से सीखते हैं, प्रीवियस ईयर से। इसलिए मैं आपसे शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में गलती नहीं हो, मैं आपको पहले करेक्ट कर दूं। y इक्वल टू के एक्स, तो हम जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स वाली जो लाइन होती है वो हमेशा कहां से पास होती है बेटा, ओरिजिन से पास होती है। कैसे? अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये पॉइंट 0,0 इस लाइन पे लाई करता है, तो ये कहां से हमेशा पास होती है, y इक्वल टू एम एक्स की लाइन ओरिजिन से पास होती है। तो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, जब ये आपके पास ऑप्शन है तो आपको इन 3 ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन वापस आया, देखिए सेम तरह के क्वेश्चन, क्योंकि नए क्वेश्चन बनते नहीं ना कोऑर्डिनेट में, तो कोऑर्डिनेट में 2-4 तरह के ही क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला, पैरेललोग्राम वाले, मिड पॉइंट वाले, सेक्शन फॉर्मूला वाले और सेंट्रोइड वाले। तो 5-6 तरह के क्वेश्चन है, और लगभग आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो इतना कम करने के बाद भी अगर आपके 5 नंबर पूरे मिल रहे हैं, तो ये टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। और अगर आपने ये वीडियो भी देख लिया तब भी आप, ये मैं आपको बता रहा हूं, आप सीयूटी 2024 के कोऑर्डिनेट के सारे क्वेश्चन बना के आएंगे, अगर ये वीडियो अच्छे से देख लिया आपने तो। नेक्स्ट 1 2 3 4 ABCD आपको दे रखा है, मैंने ABCD के कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मुझे x और y की वैल्यू पता करना है। अब मुझे पता है ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये मिड पॉइंट है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूं, पहले मैं सिखा चुका हूं कंसेप्ट, अब हम डायरेक्ट करते हैं। x की बात करते हैं, यहां पर क्या है, x+1 डिवाइड बाई 2 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, फिर भी मैं आपके लिए लिख रहा हूं x+1/2। और यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, 4+3/2। देखिए डिवाइड बाई 2 नहीं लिखना था ना मुझे, क्योंकि बाई डिफॉल्ट वो कैंसिल हो जाता। तो 4+3 कितना हुआ, 7। तो x की वैल्यू कितनी हुई, 7 + 1 इधर जाएगा तो -1, आंसर कितना है, 6। अब y डायरेक्टली कर लेते हैं, y+5/2 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 6+2 कितना होता है, 8। तो आंसर कितना आ गया, 3। आप ये माइंड में भी कर सकते थे, कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, 6,3, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं निकालना था, x और y की वैल्यू निकालना था। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपको y की वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी अगर आपने ऑप्शन ध्यान से देखे होते। जब आप एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2 मिनट आप ऑप्शन पे ध्यान दे लीजिए। x = 6 का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बाकी ये 3 ऑप्शन थे ही नहीं जिसमें x = 6 था। तो y = 3 बाई डिफॉल्ट यहीं से आंसर मिल जाता। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी सी बातें, 5-5 सेकंड बचाएगी ये बातें, पर 5-5 सेकंड मिलके ही आपको 1-2 क्वेश्चन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्योंकि डोमेन शिफ्ट का क्वेश्चन था, तो इसमें थोड़ी आपसे मेहनत करवाई है उसने। कितनी मेहनत कराई है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला क्वेश्चन दे दिया, और डिस्टेंस फॉर्मूला में 100% बच्चों की कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, और नहीं तो टाइम कंज्यूम होता है। तो थोड़ा सा हम माइंड में करेंगे आपके लिए, एक बार मैं इसको डिटेल करता हूं, फिर इसको थोड़ा सा अपन शॉर्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का हमको पता है, फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हम जानते हैं, ये सुनो। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स दे रखे हैं। अब आपसे पूछा आइसोसेली से राइट एंगल लेते हैं, हम वो तीनों साइड निकालना पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। AB हम जानते हैं, ये जो B होता है वो x2 y2 होता है, जो बाद वाला होता है उसमें से पहले वाले को क्या करना है, माइनस करना, बस इतना सा आप याद रखो। तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा बेटा, -4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर 1, आंसर आया √17। पहला वाला डन। दूसरा AB के बाद हम बात करेंगे BC की, अंडर रूट C - B करना है तो 2 - 1। अब यहां पर 2 - 1 लिख देते हैं, जबकि आप ये भूल जाते हैं कि ये माइनस तो फॉर्मूले का है और -1 क्वेश्चन का है। बस यहां पर गलती होती है आपकी, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा। एग्जाम में जल्दबाजी में आप इसको 2 - 1 ही लिखते हैं। x2 - x1 का स्कोर प्लस y2 - y1 का स्कोर, तो ये तो 5 - 0 ही है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे।
तो आंसर मेरे पास कितना आएगा बेटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। आंसर मेरे पास आ जाएगा 34। डन। तीसरी साइड भी निकाल लेते हैं, AC। अब अगर मैं AC की बात करता हूं तो C माइनस A करना पड़ेगा, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। आंसर कितना है, √17। अब आप देखिए दो साइड इक्वल है, हाँ या ना? यस सर, दो साइड इक्वल है मेरे पास, √17, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, तो ये आइसोसेलिस तो हो गया। अब राइट एंगल है या नहीं? तो राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, राइट एंगल। आप देख लीजिए, इनका स्क्वायर करेंगे तो 17 और 17 34 होते हैं, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 34 ही आएगा। तो राइट एंगल भी है, तो आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज माय आंसर। मेरी बात आपको समझ में आई? अब एग्जाम में अगर आप करते तो आप इतना करते क्या? नहीं, थोड़ा सा आपके अगर कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप माइंड में करते। क्या करते हैं आप माइंड में? सीधा हम बात करते हैं। हम यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देखिए, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको। AB है तो -1 -3, तो ये हो जाएगा -4। अब मेरे को माइनस प्लस से मतलब नहीं, स्क्वायर करूंगा तो आंसर तो प्लस ही आएगा, तो आ जाएगा 16। -4 का स्क्वायर 16 हुआ, 0 -1 तो 1, तो 16 + 1 √17। सीधा आंसर आ गया, आपने एक भी स्टेप नहीं लिखी है, पर ये आपको इसलिए दिखाई ताकि आप थोड़ा सा मेरे साथ लिंक करें कि स्पीड कैसे मेंटेन करेंगे। यहां पे देखते हैं सर, 2 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 और 5 - 0 5 का स्क्वायर 25, 25 + 9 √34। इसका आंसर आ गया √34। बस आपको इतना ही करना था, लिखना कुछ भी नहीं था बच्चा, पर कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए बस, और ये आएगा प्रैक्टिस से जो मैं कराता हूं क्लास में। 2 - 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 1 + 16 √17। ये आ गया √17, ये आ गया √17, ये आ गया √34। बताओ मैंने कुछ लिखा बच्चों? नहीं। और यहां से मुझे समझ में आ गया कि आइसोसेलिस तो है ही, और ये दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के बराबर है, तो राइट एंगल भी है। इतना सा करना था, पर एग्जाम में क्या कराते हैं कि इजी क्वेश्चन देख के आपका टाइम वेस्ट करा देते हैं कि इजी क्वेश्चन है, आपने 1-2 मिनट लगा दिए कि चलो हो तो रहा है, पर टाइम तो निकल गया ना, उस ड्यूरेशन में आप 2 क्वेश्चन और कर सकते थे। तो ये आएगा स्पीड से। मेरी बात समझ में? ये आया था डोमेन सब्जेक्ट वाली शिफ्ट में, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन आए थे टोटल, 7 शिफ्ट के पेपर है, और यहां पर आपने देखा कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। इससे आपको समझ में आता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब 10 तक के मैथ्स के जो टॉपिक है ना, 6 to 10 तक, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 की प्रोबेबिलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, जब प्रोबेबिलिटी वाला मैं सीरीज वाला वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको वर्थ लगा, और आपको लगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी स्पीड में थोड़ा भी इंप्रूवमेंट आया है, तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर करिएगा उन सब बच्चों के साथ जो CUT 2024 को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं एक्चुअल पेपर सॉल्व करा रहा हूं। क्योंकि मेरे बच्चे लास्ट ईयर, हर साल बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो हर साल बहुत सारे बच्चे बहुत सारी शिफ्ट में पेपर देते हैं, तो मेरे पास सारे डाटा रहता है एक्चुअल वाला, मेमोरी बेस कहीं पे भी नहीं, मेरे पास एक्चुअल पेपर है जो मेरे ऐप में भी अवेलेबल है। तो अगर आप CUT 2024 की तैयारी करना चाहते हैं और मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों क्लासेस लीडर्स कोचिंग क्लासेस पे अवेलेबल है इंदौर में, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।